बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। कोई लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो आज एक ट्रांजिशनल फेज़ में है, ताहम बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये ट्रांजिशनल फेज़ नहीं है, महज एक वेंडेटा है अगेंस्ट जुडिशरी कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, इस्टेब्लिशमेंट का, जो शायद चाहते हैं कि फिक्स किया जाए जुडिशरी को, जो कि आइन के तहत एक आइनी इंडिपेंडेंट इदारा है, मगर वो शायद कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो चुका है, लिहाजा उसे भी अब कमज़ोर किया जाए और अपनी टर्म्स पर जो फैसले हैं वो करवाए जाएं। ये तासुर मिलता है और कुछ गम गुस्सा भी नज़र आता है सियासी जमातों के अंदर। वो ये समझती हैं कि माजी में जिस तरह का जुडिशल एक्टिविज़म हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और बदकिस्मती है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर हो या साकिब निसार साहब का दौर हो, हमने देखा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन काफ़ी उरूज पर रही, किसी एक सियासी जमात को निशाने पर रखा गया। मगर हमारे बहुत से काबिल दोस्त जो हैं वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जुडिशल एक्टिविज़म की बात तो करते हैं, जस्टिस साकिब निसार के जुडिशल एक्टिविज़म की बात तो करते हैं, मगर जनाब काजी फायज ईसा साहब का एक अपने ही तर्ज का जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो किसी को समझ नहीं आता, किसी को नज़र नहीं आता। गो कि हमने देखा कि उनके दौर में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आई कि पार्लिमान जो है उसको सुप्रीम करार दिया गया, मुख्तलिफ फैसलों में पार्लिमान को मजबूत करने की कोशिश की गई, पार्लिमान के मामलात में मुदाखलत ना करने का कहा भी गया और फैसले भी दिए गए। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं, मगर फिर हम देखते हैं कि पार्लिमान का एक बहुत बड़ा जुज़्व है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त अनडाउटेडली पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन सियासी जमात बन चुकी है। उसके जो रहनुमा हैं वो अडयाला जेल में हैं। इमरान खान साहब गुज़िश्ता एक साल से बावजूद इसके कि वो इनकार्सरेटेड हैं, जेल में कैद हैं, उनकी एक कॉल पर मुल्क बंद हो जाता है। उनकी एक कॉल पर लोग बग़ैर किसी इंतखाबी निशान के उनके ही मुंतखब करदा जो उम्मीदवारान हैं उनको वोट देने के लिए आ जाते हैं। इस सब में हम देख रहे हैं कि ज़ाहिरी बात है जो जमहूरियत है, जो पार्लिमान है, ये सब अवाम है, और अवाम जब एक बड़ी सियासी जमात के साथ खड़ी है और उस एक बड़ी सियासी जमात को हमारे फाजिल चीफ जस्टिस अपने निशाने पर माजरत के साथ रख लें, बसद एहतराम, नज़र तो ऐसा ही आता है। मुख्तलिफ जो फैसले हमने देखे, मैं आज उन तमाम तर फैसलों पर भी बात करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जुडिशल पैकेज के ऊपर जिसका एक हुआ बन चुका है, और ये जुडिशल पैकेज जो है इसके हवाले से बहुत सी क्या सराहियाँ भी हो रही हैं। मुख्तलिफ ड्राफ्ट आपने देखा, JUI कोई बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ बात कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी भी एक मुसवदे पर गालिबन मुत्तफिक नहीं है, उनकी भी अपनी अपनी जहतें हैं, किसी एक जानिब सब लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। बहरहाल एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है जिस पर तमाम मासिवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अभी तक JUI के स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाई जाए और इस अदलिया को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। तासुर कम अज़ कम हमें यही मिलता है, और ये तासुर आज का नहीं है। ये तकरीबन जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, चाहे फार्म 45 नहीं फार्म 47 के तहत आई है, जैसे भी आई है, अब ये हुकूमत तो है, चाहे मुंतखब हो या चुनतखब हो, हुकूमत तो है, पार्लिमान में बैठी है। अब पार्लिमान में बैठी है तो कानून साजी भी करेगी, कानून साजी भी उसने ऐसी ऐसी की है कि माशाअल्लाह उस पर हमारी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहर भी तस्दीक सब्त की है। अब मामला है आइनी तरमीम का। आइनी तरमीम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है नाजरीन, मगर जब आप आइनी तरमीम कर उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको ही तब्दील कर दे तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। और इस तरह की जो कानून साजी है या जो आइन साजी है जब आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मुतफ़िका तौर पर उस तरमीम को पास करें तो बात समझ में आती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। मगर जब 2 से 3 बड़े फरीक ही आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो, उसके बावजूद आप बाय ऑल मीन्स वो अमेंडमेंट करने पर मुसर हों, तो फिर दाल में तो कुछ काला ज़रूर है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस आइनी पैकेज को कामयाब बनाने या इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने में अपना बड़ा मौसर किरदार अदा किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वजह से कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा इसको लीड कर रहे हैं, और गो कि वो खुद माइनॉरिटी में है मगर फिर भी फेस उनका है, बेंचेस वो बनाते हैं,
फैसले वो सादर करते हैं, चाहे 13 जनवरी का फैसला हो, चाहे 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की मुख्तलिफ उसके खिलाफ अपीलों पर बात हो, ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, मुख्तलिफ मामलात। मखसूस नशिस्तों को आप देख लें नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के ऊपर हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को एक धचका लगा जनाब मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। जब इस जुडिशल पैकेज के हवाले से जजेस साहिबान को आगाह किया गया, उससे 2 या 3 रोज़ के बाद ही 3 रुकनी बेंच ने इस मामले को दबा दिया। इस मामले को दबा नहीं दिया बल्कि इस मामले के ऊपर एक तरह से रोक लगा दी। 1 माह के लिए समाअत मुलतवी करके रोक दिया गया उन अदालती फैसलों पर अमल दरामद जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने किए थे। अब हुआ ये कि 1 माह के बाद जब फुल कोर्ट बना, हमने देखा पहली दफ़ा जनाब मंसूर अली शाह ने जनाब काजी फायद ईसा साहब के मुखालिफ एक राय दी। बावजूद इसके कि उनकी राय मुखालिफ थी, फिर भी उन्होंने जनाब काजी फायद ईसा साहब की राय से इत्तेफाक करते हुए फुल कोर्ट बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर वाज इन माइनॉरिटी। यहाँ तक सब ठीक था। अब लोग, मैं पहले एक वीडियो कर चुका हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लोग एफिलिएट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद कोई मसीहा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट ऑफ टर्म को रिलीफ देते हैं। तो मेरी नज़र में अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। कोई एक फ़ैसला बता दें जो जनाब मंसूर अली शाह साहब की जानिब से किया गया हो जिसकी बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। अगर आप मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को उस कैटेगरी में शामिल करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा देखना भी होगा कि वो फ़ैसला किस कॉन्टेक्स्ट में आया था। अभी मैंने आपको मामूली सी एक बात बताई है कि जैसे ही अब तो रिकॉर्ड पर आ चुकी है बात कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एतमाद में लेने की कोशिश की इस जुडिशल पैकेज के ऊपर, तो उससे 1 या 2 रोज़ के बाद ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने ये मखसूस नशिस्तों का मामला मुकर्रर हो गया। 3 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर जो मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को बांट दी गई थी और उनके पास आलमोस्ट 2/3 अक्सरियत हो चुकी थी, वो फैसले ही रोक दिए, उन पर अमल दरामद रोक दिया, जिससे हुकूमत को एक धचका लगा। फिर जनाब काजी फायद ईसा ने हुकूमत के रेस्क्यू के लिए, अब मैं अगर बात करूंगा थोड़ी सी तल्ख होगी बट ये मेरा एनालिसिस है, यू मे डिसएग्री विद इट, बसद एहतराम जनाब काजी फायद ईसा साहब की कोशिश यही थी कि पहले एक ऐसा बेंच तश्कील दिया जाए जो इस मुख्तसर जो समाअत पर दिया गया फैसला है उसको ओवरटर्न करे और पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखे। मुझे तो यही तासुर कम अज़ कम मिला, क्योंकि जो हमारे पास तफसीलात आई हैं उस कमेटी मीटिंग की, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जो राय थी वो ऐसी ही थी कि कुछ ऐसे जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए जो उनके हम ख्याल हैं, जिनको लीड करें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी हों, जस्टिस जमाल मंदखेल भी हों। ये वो जजेस हों जो मेजॉरिटी में ऐसे जजेस हों जो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। उन्होंने एक बात रखी कि मैं ये समझता हूँ, चीफ जस्टिस कहते हैं कि उन जजेस को इस बेंच में बैठना चाहिए जो बेनिफिशरी नहीं होंगे आज या कल भी, जो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे वो बैठ जाएं। अब वो हमें ही मालूम है, आपको ही मालूम है कौन है, मासिवाय जस्टिस अतर मिनल्ला के या एक और जज के तमाम जजेस साहिबान जो हैं वो जनाब काजी फायद ईसा साहब के हम ख्याल थे। उनकी इस बात पर जनाब मुनीब अख्तर ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, जिस बेंच ने पहले ये फैसला दिया है उसी बेंच को कंटिन्यू रखना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बना देना चाहिए और सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बना देना चाहिए, यानी कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद जो भी सीनियर जजेस हैं उनको इस बेंच में शामिल कर समाअत के लिए मुकर्रर कर देना चाहिए। उसके ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब अगर उनको मुझे लगता है कि वो ये समझते या ये चाहते कि फ़ैसला होना है, ठीक है, वो शायद ये नहीं चाहते थे कि वो फैसला हो जो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि फिर हमें फुल कोर्ट बना लेना चाहिए। वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कहा जाता है कि उनसे चूक हो गई, उन्हें वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर का साथ देना चाहिए था, मगर मुरवत में बहुत से लोग कहते हैं कि मारे गए। उनकी कोशिश होती है कि यार मामलात को एक दूसरे के साथ मिलकर चलाया जाए, कोई बदमगजी नहीं होनी चाहिए, ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि सीनियर जजेस जो हैं वो आपस में इख्तिलाफ राय रखते हैं, वो भी चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज, तो ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा। लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह ने अग्री किया, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से फुल कोर्ट बन गया, और जब फुल कोर्ट बन गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी होश आया कि हुआ क्या है। जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस दौरान समाअत पार्टीज़ के हवाले से देना तो चले दूर की बात है, अपने ही ब्रदर जजेस को जिस तरह टारगेट किया गया, इवन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जिस तरह टारगेट किया गया, जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शायद वही तमाम फाजिल जजेस साहिबान जो उस वक्त अक्सरियत में ये कहते नज़र आ रहे थे कि ये हक बनता है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो सवाल उठा रहे थे 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के उस तारीखी फैसले का जिसने इस पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क किया है, उस पर जनाब काजी फाइज साहब के रिएक्शंस और उनके जो रद्दअमल हुआ करते थे उस पर बहुत से जजेस साहिबान को ज़रा उनके कान भी खड़े हुए। फिर जब फैसला आया, फैसले के ऊपर आपको मालूम है किस तरह बैकडोर मीटिंग्स भी होती रहीं, 2 रोज़ तक मुसलसल कुछ जजेस साहिबान इधर से उधर जाते रहे। फिर अचानक से एक सरप्राइज़ दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में जब पहुंचे साहब, तो मालूम हुआ कि यहाँ पर तो अक्सरियती जजेस अपनी जजमेंट पर साइन कर बैठे हैं और जजमेंट पकड़ा रहे हैं कि भाई ये हमने कर लिया, अब आप इसको अनाउंस कर दें। और फिर अनाउंस भी जिस तरह किया गया, कमरा अदालत में आपने देखा, हमने देखा, बल्कि बराह रास्त पूरी कौम ने देखा। उसके बाद जो हुकूमत थी उसको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब क्या था, अब ऑप्शन यही था कि या तो ये फैसला रिवर्स हो या फिर कोई एक ऐसा रास्ता निकले जिससे जो आईनी तरमीम है, जिसके ज़रिए जुडिशल पैकेज लाना है, वो अमल में लाई जाए। अब नाज़रीन आप खुद सोचें, इस फैसले को रिवर्स करवाना है, जाहिर बात है जुम्मे के रोज़ ये फैसला आता है। मैं तारीख में नहीं जाऊँगा, 12 जुलाई की बात है। बहरहाल जुम्मे के रोज़ ये फैसला आता है मखसूस नशस्तों का। पीर के रोज़ हैरान कुन तौर पर मेरी जो मुख्तसर सा मेरा तजुर्बा है रिपोर्टिंग का, कोर्ट रिपोर्टिंग का, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे के रोज़ रिव्यू पिटिशन नून लीग के वकील ने सुबह सुबह फाइल कर दी। और फिर उसी हफ्ते जुमेरात को, यानी उसी वो गालबन 18 जुलाई बनती है, जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना था। ये एक रिवायत थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के लिए तीनों जजेस साहिबान जुमेरात की शाम 4 बजे बैठा करते थे कमेटी रूम में। अब उस इजलास से पहले नून लीग का रिव्यू आ जाना और फिर उस रिव्यू का उस एजेंडा ऑफ द मीटिंग में पहुंच जाना। एक जानिब जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं कि सीक्वेंस वाइज जो रिव्यूज़ आते हैं हम उनको फिक्स करेंगे, दूसरी जानिब इस रिव्यू को एजेंडा में सबसे ऊपर रख देते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि इसको मुकर्रर किया जाए। उस पर दोनों जजेस साहिबान कहते हैं कि बिल्कुल रिव्यू फिक्स होना चाहिए, मगर रिव्यू अगेंस्ट शॉर्ट ऑर्डर नहीं, अगेंस्ट डिटेल्ड जजमेंट होता है। बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ऑर्डर में आंसर नहीं किए जाते, डिटेल्ड जजमेंट में दिए जाते हैं। तो मुनासिब यही होगा कि डिटेल्ड रीजनिंग आ जाने दें, उसके बाद मुकर्रर कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये कानून ये कहता है, फलां ये कहता है। कानून हालांकि वाज़े तौर पर नहीं कहता कि शॉर्ट ऑर्डर के बाद 2 हफ्तों के अंदर अंदर रिव्यू लगाया जाए, कानून फैसले के बाद कहता है और फैसला शॉर्ट ऑर्डर नहीं होता, फैसला डिटेल्ड रीजनिंग के साथ ही मुकम्मल होता है। जजेस साहिबान ने कहा कि हमें कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। उस पर जनाब काजी फाइज साहब को लगा कि ये बात तो नहीं बन रही। उन्होंने उसी मीटिंग के अंदर एजेंडा में एक और मुकदमा भी शामिल कर रखा था, वो था 63A की तशरीह का मामला। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह आपको अब तो मालूम है, आप लोग हमसे ज़्यादा जान चुके हैं कि डिफेक्शन क्लॉज, जिसके ज़रिए पहले ये होता था कि अरकान असम्बली जो है वो वोट दे दिया करते थे और मुख्तलिफ अपनी पार्टी से हटकर, पार्टी लाइन से हटकर वोट दे दिया करते थे और उसके बाद उनके ऊपर पार्टी की जानिब से एक रेफरेंस भेजा जाता था, उनको नाअहल कर दिया जाता था, मगर उनका वोट शुमार होता था। हुआ यह कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 साल पहले 63A की तशरीह का जो मामला उनके सामने एक रेफरेंस की सूरत में आया, उस पर समाअत की और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस पर अक्सरियती फैसला तहरीर करते हुए वोट शुमार न करने का फैसला लिख दिया, जिसको बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये रीराइट किया गया आइन को। उनकी इंटेंट के ऊपर शक नहीं है, मगर जो चीज़ आइन में ऑलरेडी मेंशन नहीं है उसको क्यों कर उन्होंने वहाँ पर लिखा। हमारी भी उस पर यही राय थी। बहरहाल अब हुआ ये कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने जब इस रिव्यू को समाअत के लिए वहाँ पर एजेंडा के ऊपर रख दिया तो चीज़ें वाज़ेह होने लग गईं। हम जैसे लोग जो आपकी तनकीद भी सुनते हैं, आप लोग जब हमें कहते हैं कि हम काजी साहब को बहुत ज़्यादा एज देते हैं, काजी साहब के ऊपर खुलकर तनकीद नहीं करते, हम जैसे लोग भी फिर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई ये चीज़ें तो वाज़ेह हैं, क्यों कर उसी रिव्यू के साथ इस रिव्यू को समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इंसिस्ट किया गया। और मज़े की बात, उसी 18 जुलाई की मीटिंग में जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया, प्रपोज कर दिया अपनी तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, जस्टिस याई अफरीदी भी शामिल थे। जस्टिस मुनीब का शामिल होना तो ज़रूरी था, वो उस कमेटी का उस फैसले के ऑथर जाए थे, मगर जस्टिस याई अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस को भी मालूम था कि फ़ैसला यही आएगा। बहरहाल उसके बाद हालात बदलते गए। उन 2 जजेस साहिबान ने कहा कि छुट्टियों के बाद ही अगर ये मुकर्रर हुआ तो होगा, अभी तो नहीं होगा। चीफ जस्टिस को सुबकी का सामना रहा। बाद अज़ां हमने देखा कि अब
گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے حکومت کے، اسٹیبلشمنٹ کے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا وہ اس آئینی ترمیم کو کیسے عمل میں لائیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن دی ادر ہینڈ حکومت کو مشکل میں ڈال دیا تھا. اس سب میں ہم نے دیکھا کہ ایک آرڈیننس راتوں رات پاس ہو جاتا ہے. وہ آرڈیننس جس کے بارے میں اٹارنی جنرل آفس کو بھی نہیں معلوم ہوتا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا. ہم جیسے لوگ تردیدیں کر رہے ہوتے ہیں اس آرڈیننس کے حوالے سے. ہمارے کچھ ویل انفارم جو دوست ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ایک آرڈیننس آ رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو ہی تبدیل کیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. اسی حکومت نے تو 1 سال پہلے یہ قانون بنایا، اب کیسے اچانک سے جناب چیف جسٹس کو دوبارہ سے با اختیار کر دیں گے؟ تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. میرے ساتھ کورٹ رپورٹرز بھی تھے اور ہماری انفارمیشن بھی نہیں تھی کوئی ایز سچ، نہ وزارت قانون سے کچھ ایسا مل رہا تھا، نہ اٹارنی جنرل آفس سے. بہرحال ہو گیا، صدارتی آرڈیننس آ گیا. اس آرڈیننس کے اندر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک ایج دے دیا گیا، ان کو با اختیار بنا دیا گیا. جسٹس منیب اختر جو رخنہ ڈال رہے تھے، جو رکاوٹ ڈال رہے تھے، ان کو ہٹانے کا ایک نادر موقع حکومت نے فراہم کیا. اور میں اس وجہ سے کہتا ہوں، بار بار مجھ پر لوگ کہتے ہیں کہ میں شاید پارٹی بن کے بات کرتا ہوں، لیکن آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں، نظر تو یہی آتا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ ایک مشکل میں پھنسے، حکومت ان کے ریسکیو کو آ گئی. جیسے حکومت آج پھنسی ہوئی ہے تو قاضی صاحب ریسکیو کو آ گئے ہیں، تو یہ ان کا ایک ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. ہوا یہ کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس آرڈیننس کے آتے ہی، ابھی غالباً گزٹ نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا تھا، اپنا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو تبدیل کر دیا. سینئر جو جج تھے جسٹس منیب اختر، ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو نہیں بلکہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کر لیا. اور جسٹس منصور علی شاہ، ان کو شاید معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اس پر بات کریں گے، اور وہی ہوا. جسٹس منصور علی شاہ نے انکار کر دیا اس کمیٹی میں بیٹھنے سے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، سلسلے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیا گٹھ جوڑ ہے، کیا کوششیں تھیں، کس طرح ریسکیو کیا گیا. اب آپ کو معلوم ہے جیسے ہی وہ آرڈیننس آیا، آرڈیننس کے بعد کمیٹی تبدیل ہو گئی. اس کمیٹی نے سب سے پہلا کام کیا کیا ناظرین؟ اس کمیٹی نے سب سے پہلا کام 63A کا جو ریویو ہے اس کو فکس کرنے کا کیا. اور مزے کی بات، ایک اور ٹویسٹ یہ آیا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ہی اس 5 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ بن گئے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی دونوں بینچ سے غائب. جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل کیے گئے، مگر انہوں نے کہا کہ بھائی جس کمیٹی نے اس ریویو کو فکس کیا وہ کمیٹی ہی غیر قانونی ہے، آپ نے کیسے یہ فکس کر دیا؟ اور ان کی انیبلٹی کو، ان کی معذرت سمجھ کر بینچ کو تبدیل کر دیا گیا. اور ایک اور ہم خیال جسٹس نعیم اختر افغان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور فیصلہ صادر کر دیا. فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں یہ آج بھی کہتا ہوں، آپ کی تنقید بھی سنوں گا، لیکن فیصلہ جس وقت پر کیا گیا ہے، جن سرکمسٹانسز میں کیا گیا ہے، جس طریقہ کار سے کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم آئینی ترمیم کے لیے یہاں پر بیٹھ کر بات نہ کر رہے ہوتے. آئینی ترمیم کا قصہ، اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا. جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ہی عدلیہ کو کمزور کرنے کا بظاہر ایک بیڑا اٹھا لیا ہے، اور وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ریٹائر ہو رہے ہیں، بس آپ کو بھی چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے شاہ صاحب. اب منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اگین کیا مسئلہ ہے؟ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت کو یہ معلوم ہے کہ منصور علی شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کوئی خیر خواہ نہیں ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ہم خیال یا عمران دار جج نہیں ہیں. ان سب کو معلوم ہے، بلکہ اکثر لوگ تو منصور علی شاہ صاحب کے بڑے دوست ہیں، چاہے وہ وزیر قانون ہو، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے جو یہ آئینی ترامیم چاہتے ہیں. مسئلہ ان کا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کو اس کی جگہ پر رکھا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ہمارے کام میں رکھنا ڈال رہی ہے. 6 ججز کے خط نے ان کے کان کھڑے کیے ہیں. جسٹس ملک شہزاد صاحب نے جو کر چھوڑا ہے، اس کے بعد ان کو اندازہ ہے کہ اب یہ مزید کیا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے جسٹس شہزاد ملک صاحب نے یہ سب کیا کیوں، کب کیا؟ آپ کو یاد ہوگا آسمہ جہانگیر کانفرنس میں جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج آف دا سپریم کورٹ گئے، اور انہوں نے وہاں پر خطاب کیا کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم ایک فائر وال بلڈ کریں گے، ہمارے عدالتی معاملات میں آپ مداخلت نہیں کریں گے، آپ کے معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. اب انہوں نے یہ تو سن لیا کہ ہمارے عدالتی معاملات میں آپ مداخلت نہیں کریں گے، یہ نہیں سنا کہ ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. انہیں بس اس بات پر ہے کہ بھائی ہم کیسے آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے؟ اگر ہم مداخلت نہیں کر سکتے تو پھر ہم ملک کو چلائیں گے کیسے؟ یہ تاثر مل رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو محض اس ایک بیان کی میری نظر میں
سزا مل رہی ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے، ایک سٹرونگ انسٹیٹیوشنل رسپانس جو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکے، کیونکہ وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے آنا، وہ اشارہ آنا، یہ میرا خیال ہے وجہ بنا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا پتہ کاٹا جائے۔ وہ اب کسی بھی طرح ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو آج تک کی اپڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نہیں تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پر تکیہ کیا جا سکتا ہے، مگر جسٹس منصور علی شاہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب سینئر ترین 3 ججز کی بات ہو رہی ہے، پینل ہوگا 3 یا 5 کا۔ اندازہ لگا لیں جب حکومت ایک آئینی ادارہ، 3 ستون ہے نا، مقررہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ اب عدلیہ جو ہے وہ ٹوٹلی آزاد ہے آئین کے بنیادی ڈھانچے کے تحت، اور اسی آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر اب عدلیہ کو ڈائریکٹلی ماتحت کیا جا رہا ہے حکومت کے۔ اب حکومت اپنی مرضی سے اگر ججز لگائے گی تو پھر فیصلے بھی ان کی مرضی کے ہوں گے، بینچز بھی ان کی مرضی کے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی پیکج جو ہے یہ کسی بھی صورت میں اگر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو نہیں ٹک پائے گا۔ اگر یہاں پر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جگہ کوئی اور چیف جسٹس ہوتا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، 17 تاریخ بھی دور نہیں ہے، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔